विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। मालवा निमाड़ से 3 नाम, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु नेता प्रतिपक्ष की रेस में सुर्खियां बटोर चुके हैं। उधर चंबल से वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम को लेकर भी खूब कयास लगे, लेकिन अब एक और नाम इस दौड़ में बुंदेलखंड से उछला है। वो है कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर का। इतना ही नहीं, उनकी दावेदारी को लेकर बुंदेलखंड के स्थानीय नेता और कुछ विधायक ने कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी भी लिख डाली है। बता दें कि बाला बच्चन आदिवासी चेहरा हैं और कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। उधर डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व सीएम के करीबी हैं। सज्जन सिंह वर्मा भी पीसीसी चीफ के करीबी माने जाते हैं। उधर डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खासम खास कहे जाते हैं। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष में नया पेच यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आदिवासी चेहरे का चुना जाना भी है। इस वजह से अब नेता प्रतिपक्ष के लिए सवर्ण धड़े से मांग जोर पकड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष सड़कों में जो नेता संघर्ष कर सके, ऐसे किसी नेता को मैं समझता हूँ कि हाईकमांड और कमलनाथ जी बनाएंगे, और ये सब तय करेंगे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और हाईकमांड, और जो तय करेंगे सब विधायकों को मान्य होगा। शनिवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली दौरे पर थे। उनकी हाईकमान के साथ मीटिंग भी हुई। उसके बाद उनके एक पद छोड़ने की अटकलें लगी थी, जिसमें संभावना ज्यादा नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने को लेकर थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस के अंदर राजनीति को लेकर तंज कसने का मौका मिल गया। इससे एक बात तो साबित हो गई कि कमलनाथ को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर आपकी बात को मैं सही मानूं तो ये तो तय हो गया। और मेरी बात की ओर ही बढ़ रहे हैं आपके, ये चले जाएंगे। अब कोई बने, जो बनेगा हम स्वागत करेंगे उसका, बुके भेंट करेंगे, माला पहनाएंगे। दिल्ली दरबार में नेता प्रतिपक्ष को लेकर लोबिंग अपनी जगह है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि कांग्रेस अनिश्चितता के इस दौर से उभरने की कोशिशों में जुट गई है। आने वाले दिनों में प्रदेश को लेकर 2 से 3 बड़े फैसले हो सकते हैं और दिल्ली में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके संकेत शनिवार को हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ रूठे नेताओं की बैठक से हुआ। बताया जाता है चिट्ठी विवाद से नाराज 23 नेताओं को मनाने में कमलनाथ और प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई। बैठक में राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी, जिसके बाद असंतुष्ट नेताओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। ये पैचअप बताता है कि शीतकालीन सत्र से पहले प्रदेश कांग्रेस बीजेपी सरकार से जूझने तैयार हो गई है और संकेत ये भी हैं कि 2023 के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ही बीजेपी से फाइट करेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नाथ का उत्तराधिकारी कौन। ये सवाल पूछा जा रहा है, जैसे दिल्ली में पूछा जा रहा है कि सोनिया जी के अंतरिम अध्यक्ष के बाद कौन। अगस्त में होने वाले जो अधिवेशन में कांग्रेस के माना जा रहा है, ऑल सेट माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत शुभकामनाएं हैं। उस अनिश्चितता से कांग्रेस को निकलना ही चाहिए। और इसी तरह ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह जो संवाद दिल्ली में उस ऐतिहासिक 5 घंटे तक चली बैठक में हुआ है, उसमें ये भी तय हुआ है कि अब मध्य प्रदेश में कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। और मानने वाले ये भी कह रहे हैं कि पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी कमलनाथ संभालेंगे, नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों ही पद वो नहीं रखेंगे और वो केंद्र की राजनीति में जो भूमिका उनके लिए तय की जाएगी, उस भूमिका को वो निभाएंगे। अब क्या होगा इसमें, ये तो इस पर कोई भविष्यवाणी करना अभी उचित नहीं है। ये घटनाक्रम घटेगा, निश्चित तौर पर घटेगा और कमलनाथ जी की भूमिका को भी स्पष्ट करेगा या उनके उत्तराधिकारी को भी मध्य प्रदेश में सामने लाएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि जो सत्र शुरू हो रहा है 28 दिसंबर से, उस सत्र के पहले कांग्रेस की राजनीति में ये जो हम भंवर देखे हैं, हमने जो ये हलचल देखी है, एक किस्म की उलझन देखी है, इसके समापन की तरफ कुछ बड़े फैसले हमको देखने को मिल सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए भी अच्छा है और कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है,
क्योंकि ये तस्वीर बहुत साफ होनी चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में कमान 2023 तक किसके पास है और बीजेपी के साथ एक जो लड़ाई है विपक्ष के नाते, एक लोकतांत्रिक जो लड़ाई है, उस लड़ाई का नेतृत्व करता कांग्रेस का कौन सा नेता। इसी पर हम आज बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है बीजेपी के युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और पूर्व कैबिनेट दर्जा प्राप्त निगम मंडल के चेयरमैन डॉक्टर तेज वाजपेयी, बहुत स्वागत करता हूं। जबलपुर से हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक विनय सक्सेना जी, उनका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक शिवनराग पटेरिया जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पटेरिया साहब की टिप्पणी से आगाज। पटेरिया साहब, कौन होगा कमलनाथ जी का उत्तराधिकारी और क्या भूमिका वो मध्य प्रदेश के लिए या तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और कमलनाथ जी भी जाहिर तौर पर सहमति होंगे। क्या लगता है आपको, विधानसभा सत्र के पहले नया नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है मध्य प्रदेश को? मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष भी नया मिलेगा और कांग्रेस का अध्यक्ष भी नया मिलेगा। दरअसल जिस तरह की चीजें, हालात बदल रहे हैं, आपके चैनल पर भी कई बार मैं बात करते हुए संकेत दे चुका हूं और कह चुका हूं कि चीजें बहुत बदल रही हैं। दरअसल कमलनाथ जी का जो इनबिल्ट है, जो मटेरियल है, वो सेंट्रल लीडरशिप के लायक है। वो केंद्रीय राजनीति के बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनका अपग्रेडेशन ही होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में। मुझे लगता है एक एसटी का एक व्यक्ति आ चुका है, यानी जिस तरह से भूरिया को लाया गया है युवा कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, यानी अब जो पद बचते हैं उसमें एक सवर्ण का होगा और एक अनुसूचित जाति का हो सकता है। बहुत संभावना है कि कास्ट इक्वेशन राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए विकल्प के तौर पर देखा जाए, पूरी शुभकामनाएं कमलनाथ जी के साथ में है, लेकिन विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और सुरेश पचौरी के अलावा कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है जो कांग्रेस को जोड़ के रख सकते हैं। दृष्टि, दर्शन और कार्यकर्ताओं से संपर्क और उनकी पहचान वाला व्यक्ति चाहिए मध्य प्रदेश में। नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूर किसी नौजवान का हो सकता है, चाहे ब्रजेंद्र सिंह हो सकते हैं, सज्जन सिंह भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार जो चेहरे आपको दिखाई देते हैं उनसे अलग कोई चेहरा आपको कई बार सामने आता हुआ दिखाई देता है। देखिए, अपनी अपनी उम्मीदवारी डॉक्टर गोविंद सिंह जाहिर कर चुके हैं, ब्रजेंद्र सिंह अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर चुके हैं, सज्जन सिंह परमार पहले अपलाट दिखाते थे, वो पीछे हैं। मुझे लगता है कि अगर सवर्ण अध्यक्ष होगा तो फिर एससी का कोई व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। विजयलक्ष्मी साधु भी हो सकती हैं, सज्जन सिंह वर्मा भी हो सकते हैं। दरअसल ये सारा इक्वेशन आने वाले 2023 का मामला है सब कुछ, तो इसलिए जातियों के आधार पर कांग्रेस राजनीति करती रही है और वही चीजें आपको दिखाई देंगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मध्य प्रदेश का जानकार हो, समझदार हो, और जो सिंधिया से लड़ सके। सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश में शिवराज जी एक चुनौती है, लेकिन शिवराज जी से बड़ी चुनौती कई बार जो आदमी आपसे तलाक लेके चला जाता है उससे आपका द्वंद्व ज्यादा होता है, तो सिंधिया से कौन लड़ पाएगा? सिंधिया से जो लड़ पाएगा वो चेहरा मुझे लगता है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का होगा। नेता प्रतिपक्ष कोई जाति के संतुलन के आधार पर होगा। जी, चीजें तय करती हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है, कमलनाथ को क्या जवाबदारी दिल्ली में मिलती है, उसके बाद ये सारी चीजें तय हो पाएंगी। बिल्कुल, आपके तर्क में दम है कि सिंधिया जी से मुकाबिल हो जो भी नया नेता हो, क्योंकि ग्वालियर चंबल का राजनीतिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो चला है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज नेता बीजेपी के, सिंधिया जी समेत, सिंधिया जी के पहले जो खाटी बीजेपी के नेता रहे वो भी इस समय काफ़ी बड़ी संख्या में उस अंचल से हैं। विनय जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, एक शेर आपकी नज़र करते हुए, और इसी शेर की तर्जुमानी में कांग्रेस का कार्यकर्ता भी पार्टी से यही गुजारिश कर रहा है कि खुशी दे तू मुझे या गमों की इंतहा कर दे, खुदा तू इस तरफ कर दे या कि मुकम्मल इस तरफ कर दे। भैया आप तो बता दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, पीसीसी चीफ कमलनाथ जी होंगे या कोई और होगा? हालांकि ये सारी चीज़ें तय होंगी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के संवाद से, लेकिन अब बहुत हो गया सर। आप बहुत साफ तस्वीर लीजिए और इस साफ तस्वीर के साथ आगे बढ़िए और अपने मुस्तकबिल पर, अपने भविष्य के लिए जमकर काम करिए। विनय जी। जी। मैं तो आप सबको नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को भी जी धन्यवाद। महत्वपूर्ण बात है जो आदरणीय शरद द्विवेदी आपने खुद भी कही और आदरणीय पटेरिया साहब ने भी कही, उन्होंने भी पूरी बात कही दी है और आपने भी कह दी है कि बहुत जल्दी क्या है हो ही जाएगा, करने ही वाले हैं। तो मेरा मानना है, देखिए कांग्रेस में जो कुछ भी निर्णय होगा बहुत अच्छा होगा, ठोस होगा, और जो कोई भी
अगर पद पे आएगा तो बहुत मजबूती के साथ आएगा। और आज भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैं मानता हूं कि हम लोग पूरी तरह से जहां भी आवश्यकता रही हर जगह हम लोग हर मोर्चे पे मजबूती के साथ विपक्ष के रोल में हैं। जी। और मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जो कुछ भी निर्णय लिए जाने हैं ये निर्णय उनको ही लेना है और हाईकमांड को लेना है। लेकिन मैं बता दूं कि लगातार कांग्रेस में मंथन चिंतन चल रहा है और लगातार हम लोग जनता की जो लड़ाई है, चाहे वो विभिन्न बहुत सारे मुद्दे हैं, सबकी तैयारियों में लगातार हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे नए साल में, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी चैन से बैठ पाए हैं, लेकिन आने वाला जो आगाज होगा नए साल का शुरुआती दौर से ही आप देखेंगे कि कांग्रेस पूरी तरह से विपक्ष के रूप में आक्रामक भी होगी विधानसभा सत्र में भी। और आने वाला जनवरी से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत सारी कमजोरियां और जो हालात बुरे हैं, प्रदेश के अराजक हालात हैं, वो उन सब के खिलाफ हम लोग संघर्ष करने में सामने दिखेंगे। जी, बस मैं इतना ही कहना जी। चाहता हूं। डॉक्टर वाजपेयी आपकी टिप्पणी। देखिए, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में, इस मर्यादा के अंतर्गत यदि मैं इस पूरे विषय को देखूं तो पटेरिया साहब ने जो कहा है उससे मैं थोड़ा सा अलग जाके एक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं कि मेरा मानना यह है कि हमने कमलनाथ जी का उपचुनाव के दौरान भी राहुल जी और कमलनाथ जी की केमिस्ट्री देखी है, वो कहीं ना कहीं बहुत जमती नहीं दिखती है। और एक बात और समझ में आती है कि वहाँ पर भी एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, और बड़ी लंबी श्रृंखला है। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली में उनको बहुत कोई एंटरटेन करेगा, इसकी मैं वो नहीं देखता हूँ, तो इसलिए अध्यक्ष का पद तो शायद वो रखेंगे। अब पीसी शर्मा जी ने खुद ही बोल दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तो जमीन पे लड़ने वाला कार्यकर्ता बनेगा, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष नया मिलेगा। और बिल्कुल आप लोगों की बात सच है कि एक बात लेकिन तय है शरद जी कि ब्राह्मण तो नहीं होगा, ये तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी ब्राह्मण नेतृत्व को पसंद नहीं करता है। तो और दूसरा लड़ाकू नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं दे वांट नेता प्रतिपक्ष ऐसा कि जो कहीं ना कहीं इनके कहे में चले या रबर स्टैम्प जैसा उसका व्यवहार हो, क्योंकि वो उसको पावर सेंटर 100 विधायकों के साथ नहीं बनने देंगे। यानी कि विनय जी जैसे नेताओं को कभी अवसर देंगे, इसकी संभावनाएं कम है। तो मेरा ये मानना, जबकि मेरा मानना है महाकौशल में बहुत ज़रूरत है। और विनय जी हो गए, उमंग सिंगार जी हो गए, विवेक तनखा जी भी हैं जी, नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं एक किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, पीसीसी चीफ के लिए उनका नाम भी उछलता रहा है। पीसीसी चीफ तो नेता पुत्र बनेंगे सर। वो सीरीज अभी जो अजय सिंह जी और इनकी खाली है ना, उसमें पटेरिया साहब के पक्ष में हूँ, यदि परिवर्तन होता है तो वो नेता पुत्र से बाहर तो नहीं आएगी कहीं भी जी। तो इस प्रकार से मैं घटनाओं को होता हुआ देखता हूँ। यानी कि कांग्रेस की जो इनबिल्ट संगठनात्मक चुनौती है, संगठनात्मक, विनय जी को मेरी शुभकामनाएं हैं जनता के विषयों को लेकर, लेकिन संगठनात्मक चुनौतियों को मैं सुलझता हुआ नहीं पाता हूँ उस दिशा की ओर जाते हुए। पटेल साहब, डॉक्टर हितेश वाजपेयी की जो बातें हैं उसमें कुछ बातों से तो बेशक सहमत हुआ जा सकता है। कई बार चीज़ें जब कोई गुत्थी उलझती है, और जिस तरह हम देखते थे कि कई बार ऊन का गोला जिस तरह उलझता है, कांग्रेस के लिए भी नेतृत्व का मसला कम से कम अभी हम इसी तरह उलझता हुआ हमने देखा है, दिल्ली में भी और मध्य प्रदेश में भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सही समय पर सही निर्णय नहीं हो पाते हैं, कि जब आपको ज़रूरत है कि आप एक मैसेजिंग कीजिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बाय इलेक्शन को भी धीरे धीरे अगर हम देखें तो 9 नवंबर को मेरे ख्याल से नतीजे आए थे, 10 नवंबर 9 नवंबर के आसपास जी, और आज हम उसको 1 महीना पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी चाहे इनकी युवा बैटरी हो या वरिष्ठ हो या मध्य वाली बैटरी हो, सब इंतजार कर रहे हैं कि साहब बताइए क्या करना है, क्या करें, अब आगे कैसे लड़ें। अब चुनाव के लिए आप देखें तो 2 साल ही बचे हैं, प्रैक्टिकली 2 साल का समय है, उसके 1 साल तो चुनाव लड़ने की तैयारी में जाता है। आप बैठे हुए हैं जब आप 2021 का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये जो उलझने हैं, ये कम से कम 2021 उन उलझनों को सुलझाने का साल साबित हो। कितने आशान्वित हैं आप एक विश्लेषक के नाते? शरद जी, मुझे लगता है कि एक मजबूत प्रतिपक्ष के लिए मध्य प्रदेश में मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस की मैं हमेशा इज्जत करता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज, श्यामा चरण शुक्ला जैसे लोग दिए हैं जो दिखनौटे भी थे और राजनीति के धनी हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात है। और कांग्रेस की राजनीति के इन महान धुरंधरों के कारण से मैं कांग्रेस की इज्जत करता हूं, आज के नेताओं के कारण तो बिल्कुल भी नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत कुछ खोया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के बिना मध्य प्रदेश अधूरा है।
तो कुल मिलाकर कांग्रेस को निर्णय करना पड़ेगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि निलंबन और विलंबन दोनों में बहुत भरोसा करते हैं। निलंबन या किसी मुद्दे को निलंबित कर दीजिएगा, उसमें ध्यान ही मत दीजिएगा, और अगर फैसला करना है तो विलंबित करिएगा। मुझे लगता है योगी, मोदी और शाह की जोड़ी से आपको सीखना चाहिए कि कितना क्विक होते हैं। जैसे उन्होंने लव जिहाद को लेकर कानून उत्तर प्रदेश में बनाया, थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं, मध्य प्रदेश अगुआ था लेकिन कानून सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बना दिया। जो कहते हैं ना, जो पहले मारे सो मीर। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का जो लीडरशिप है, चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे सुहास भगत हो और चाहे बीडी शर्मा हो, वो तात्कालिक रूप से त्वरित निर्णय करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अनिर्णय की स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग आदमी के कंधे पर आप कितना बोझ डालेंगे? वही व्यक्ति जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, एक जगह उनके मंत्री का दर्जा है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो हुजूर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। दरअसल सारी झगड़ा इसी पदों को लेकर है। अगर सिंधिया को एक कुर्सी आपने ऑफर कर दी होती तो शायद आज ये हालात नहीं होते। मुझे लगता है अब जब जागे तब सवेरा। कांग्रेस को त्वरित और तत्काल फैसले करना चाहिए। त्वरित फैसले कई बार दिक्कत भी पैदा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है फैसले होना चाहिए। फैसले ना होना भी एक बहुत बड़ा संकट का कारण बनता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और विनय जी, यही बड़ा सवाल है। जिन मोतीलाल वोरा जी अब हमारे बीच नहीं हैं और कांग्रेस के लिए मोती रहे वो, और न सिर्फ वो बल्कि अर्जुन सिंह, श्यामा चरण शुक्ला जी, विद्याचरण शुक्ला जी, माधवराव सिंधिया जी, जो ये नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोतीलाल वोरा दिल्ली जा रहे थे कैबिनेट की बर्थ सुनिश्चित करने के लिए और मुख्यमंत्री बना दिए गए मध्य प्रदेश के। यानी इतने विकल्प थे कांग्रेस के पास कि, और फिर जब दूसरा मौका मिला तो राजीव गांधी जी ने उनसे कहा कि आप माधवराव सिंधिया का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो भी बहुत तगड़े कंटेस्टेंट रहे हैं। वहाँ से मोती माधव की जोड़ी की बात मध्य प्रदेश में शुरू हुई। आज आपके नेता, मैं नहीं कहता वो कहीं कम हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन उनमें जो नेतृत्व की एक इच्छा उनके मन में है और पद की जो भी ये भी बात एक उठती है, उसके बदले क्या परफॉर्मेंस उनका है। जबकि ये इतने बड़े नेता थे जिनके नाम हमने लिए, चाहे माधवराव सिंधिया जी हों, महत्वाकांक्षा उनकी भी रही, लेकिन उसके लिए उन्होंने कभी अपनी पार्टी को पीछे नहीं धकेला। ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। जी, आपकी मौजूदा लीडरशिप के सामने। जी विनय जी। जी देखिए, आपने खुद ही कहा कि जो माधवराव जी में जो चीज़ थी वो वर्तमान वालों में नहीं है, उन्होंने जल्दबाजी दिखाई। नहीं, ऐसा नहीं कहा। ठीक है ना, ये अपने आप ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो ये आपका आप ही लोगों के माध्यम से इंटरप्रिटेशन मिल है। गया। जी 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 जी। मेरा ये ऐसा मत मानना करिए है, विनय जी। 2021 जो आ रहा है जनवरी, आप इंतजार करिए। जी जी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पे जितने नाम आपने लिए वाकई में बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय और मध्य प्रदेश की जनता के प्रिय लोग थे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान में पटेरिया जी की छोटी सी हिम्मत कर रहा हूं, आपकी बात नहीं काटना चाहता, बहुत सीनियर है आप पटेरिया साहब, लेकिन माननीय कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, ये सब भी वो नाम है जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए, सुनिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश में नहीं देश में भी इन्होंने विभिन्न मोर्चों पे बहुत अच्छा काम किया है। आलोचनाएं होने का कारण अपना हो सकता है, लेकिन इनकी भूमिका और इनका भी योगदान जो है हिंदुस्तान की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में भुलाया नहीं जा सकता। मैं माननीय मोतीलाल वोरा जी के लिए आपने जो शब्द कहे, वाकई में वो एक सज्जन व्यक्ति, सहज व्यक्ति है। आज उनको हम लोग याद कर रहे हैं। और इसी तरह से मध्य प्रदेश पे आप देखेंगे कांग्रेस के पास एक से एक दिग्गज और सबसे बड़ी बात है संवेदनशील नेता शुरू से रहे हैं। और आज भी एक समय की बात है, आज हम विपक्ष पे है, लेकिन एक बात भी तय है कि कोरोना के चलते बहुत ज्यादा आक्रामक स्थिति और लगातार सत्रों को जिस ढंग से बंद किया जा रहा है, सत्रों को करा नहीं जा रहा, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा में बहानेबाजी कोरोना के नाम पे की गई। बाकी प्रदेश में सब कुछ चल रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आप आंदोलन और चेहरे दिखा रहे हैं, अपनी चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते विधानसभा सत्र नहीं कर रहे। कर भी रहे हैं तो उसमें भी आपने उस पे एक आंकड़े तय कर दी कि इससे ऊपर नहीं होगा। और तो विपक्ष भी इसीलिए नहीं कर रहा है सर कोई अभी का ही विधानसभा सत्र आप देखिएगा। मैं तो चाहता हूं कि अगर सत्ता पक्ष जी ना विपक्ष की तो मजबूरी है, कोरोना के नाम पे कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे कोरोना में भी देखिए लोग राजनीति कर रहे हैं। आप करें तो मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय हितेश जी, मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, हो गया ये कोरोना काल। सुनिए कोरोना काल हो गया, और चूंकि अब
देश के प्रधानमंत्री मानने तैयार नहीं कोरोना जैसी बीमारी को, और हर काम हो रहा है, चाहे रैली हो रही हो, पश्चिम बंगाल में हो रही हो, बिहार में जो कुछ हुआ दुनिया में और जनता ने देखा। मैंने भी 18 तारीख को एक बड़ा जन आंदोलन किया था। मुझसे जब प्रश्न किया जबलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की, आप सब कैसे करोगे ये कोरोना काल में, आप कैसे आंदोलन करने की अनुमति दे? हमने कहा ठीक वैसे ही करिएगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को कल आपने शहीद स्मारक में किसान सम्मेलन करने दिया। जैसा नियमों का पालन आपने किया था वैसे ही नियमों का पालन मैं करूंगा। तो मैंने भी एक बड़ा आंदोलन किया है और उसका आगाज 18 तारीख को किया था मैंने जबलपुर शहर में, जिसपे बहुत बड़ी संख्या में जो जबलपुर शहर की बहुत महत्वपूर्ण समस्या उसकी लड़ाई लड़ी थी, और उसमें जो काम होने थे उसकी मैंने शुरुआत भी करा दी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं विपक्ष का इंतजार करिए, आने वाला 1 जनवरी आप देखेंगे और ये विधानसभा सत्र में भी आपको देखने मिलेगा कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत थी और हमेशा कांग्रेस मजबूत रहेगी विपक्ष के रूप में। शुभकामनाएं। वैसे भी देश जी ने खुद भी कहा है और आप सबने कहा है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। हम लोग उनमें से नहीं है जो विपक्ष को कमजोर करें, जैसा आपके लोग करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं विपक्ष हमेशा मजबूत रहना चाहिए। मैं तो विनय जी आपकी भी मजबूती देखना चाहता हूँ। जनता के मुद्दों पे घेरने का काम जिम्मेदारी के साथ विपक्ष को करना चाहिए। विनय जी मैं तो आपको भी मजबूत देखना चाहता हूँ, लेकिन हम निराश हैं। आपने बताया पूरे देश में एक्टिविटीज हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सोचिए 100 विधायक लेके आप सुप्त अवस्था में हैं। अब मैं आपका मतलब निजी रूप से आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो बहुत सक्रिय हैं, इसीलिए मैंने तो आपका नाम भी प्रस्तावित किया है इस पुनीत कार्य के लिए। लेकिन मुझे मालूम है कि कांग्रेस में काबिलियत वाले व्यक्ति को शीर्ष पद पे नहीं बिठाया जाता साहब। ये मैं बहुत फिर सोच के फिर रिपीट कर देता हूँ। मैं राजनीति नहीं कह रहा हूँ, इतना साहस नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत कहना अभी, लेकिन जो हमारा जब नया विनय जी सुन तो लीजिए आप, तो फिर आप ये मत उसका एक कारण क्या है, मजबूत व्यक्ति दे दिया। नहीं उसका कारण क्या है विनय जी? ये कांग्रेस की इनबिल्ट प्रॉब्लम हो गई है कि काबिलियत वाले व्यक्ति को जैसे ही आप किसी शीर्ष पद पर कमान देते हैं, किसी राज्य की खास तौर से, वो राहुल जी के समकक्ष दिखाई देने लग जाता है। ये एक बहुत बड़ी इनबिल्ट सर आपकी प्रॉब्लम है जिससे आपकी पार्टी गुजर रही है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि यहाँ पर प्रॉक्सी नेता प्रतिपक्ष और प्रॉक्सी अध्यक्ष का ज़्यादा चलन या होता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि आपकी इनबिल्ट चुनौतियों की उलझन में से आप सुलझते हुए दिख रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये बात मैं रखना चाहता हूँ। यही पीसी शर्मा जी की बात में आपने शरद जी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा हमको ऐसा तड़प, देखिए आप एक बार कि उनने क्या कहा कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो जमीन पे लड़ता दिखे, हमें ऐसा नेता चाहिए जो लोगों के बीच हो। उनने ये नहीं कहा कि अभी तो कमलनाथ जी हैं, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है। उन्हें तत्काल हटा दिया उस बात को, और उन्होंने मतलब आप देखिए उत्कंठा देखिए कांग्रेसमैन की, मतलब मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है ये बात कांग्रेस में, उसकी मांग निकल कर आ रही है। तो मुझे लेकिन उससे कांग्रेस बाहर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा निराश हूँ। पर हाँ, 27 तारीख को एक नया नेता प्रतिपक्ष आपकी जो खबर है वो मुझे लगता है मजबूत है उस दिशा में कि मिलेगा। पटेल साहब संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा। जो हमने इस अपनी बातचीत को शीर्षक हमने दिया है कि कमलनाथ जी का उत्तराधिकारी कौन, यहाँ इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है वो दोनों ही पद न रखें और प्रदेश अध्यक्ष भी मिले, क्योंकि जिस तरह दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि माना ये जा रहा है कि राहुल गांधी साहब एक बिल्कुल ही पसंदीदा और अपनी नई टीम के साथ एक काम करने की तैयारी में वो हैं। तो हो सकता है ये जीतू पटवारी हो या कोई और युवा चेहरा हो मध्य प्रदेश में, पीसीसी चीफ का भी। क्या लगता है आपको कमलनाथ जी, क्या आप, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज 10 नवंबर के बाद से, उपचुनाव के बाद से, उन्होंने ऐसा कोई जेस्चर अभी तक नहीं दिया है, बल्कि कॉन्ट्ररी छिंदवाड़ा से ये खबर थी कि अगर छिंदवाड़ा की जनता कहेगी तो मैं आराम करने के बारे में सोचूंगा। क्या कहेंगे, कौन होगा कौन हो सकता है उत्तराधिकारी? एक बात मैं कह सकता हूं कि कमलनाथ जी अखिल भारतीय कांग्रेस को उपाध्यक्ष हो सकते हैं पी चिदम्बरम के साथ में। जो मेरी जानकारी है उनको उपाध्यक्ष के पद के लिए मतलब एक जो तैयारी हो रही है, उनको ग्रूम अप किया जा रहा है या उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर नए चेहरे सामने होंगे, कौन होंगे कांग्रेस को तय करना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा एक नौजवान होगा और एक बुजुर्ग होगा। तो पीसी शर्मा जी ने ये बात कह दी है कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा होगा जो मैदान में लड़ाई लड़ेगा, और निश्चित तौर पर बारात में बूढ़ों की जो जरूरत होती है, उधर संगठन में अक्सर ऐसे बुजुर्ग हाथों की जरूरत होती है, जैसा मोतीलाल वोरा हो या उसके आसपास का हो। बीडी शर्मा जी अलग है कि भाजपा का काम करने का तरीका अलग है। तो मुझे लगता है एक नौजवान होगा और एक उम्रदराज चेहरा होगा। वो कौन होंगे, कैसे होंगे, उम्रदराज से मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 50 प्लस के लोग होंगे जो अध्यक्ष होगा।
और फिर वक्त तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति से आगे जाकर दिल्ली में अपना स्थान फिर ग्रहण करने वाले हैं। ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये इसलिए भी ठीक है क्योंकि मैदानी लड़ाई के लिए एक युवा मध्य प्रदेश में 2023 तक कांग्रेस का परचम लेकर आगे बढ़ेगा तो वो शायद सड़क से लेकर सदन तक एक बेहतर स्पार्क अपनी छवि का और पार्टी की छवि का रख पाएगा। और सदन में 50 पार का एक ऐसा नेता 50, 55 और 60 के बीच का जो संसदीय परंपराओं का जानकार भी हो, और वो ग्वालियर चंबल से हो। और कौन हो सकता है ये? क्या ये डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे या रामनिवास रावत होंगे या उसी रीजन से आने वाला कोई और नेता हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब संभावनाओं की सुई इस तरफ कुछ अधिक इशारा करती दिख रही है कि कमलनाथ जी शायद केंद्र में अपनी बड़ी भूमिका को देखेंगे और राज्य में एक ऐसी कांग्रेस को हम देखेंगे जिस पर 2023 के लिए राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व भरोसा करेगा और ये कहेगा कि कमलनाथ 2018 में आए और वो अपनी भूमिका निभा गए। अब आपके हाथ में है, आपको हमने कमान दी है, अब आप बताइए कि 2023 में आप में कितना दम है। तो ये जिम्मेदारी विनय जी के कंधों पर भी है और उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के कंधों पर भी है जो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि कमलनाथ जी का उत्तराधिकारी कौन। बहुत धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद चंद्रनाथ पटेरिया जी, नमस्कार।